10वीं क्लास के बच्चों के लिए ये बायोलॉजी का नोट बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। जनन चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं मैंने सारे के सारे इसमें नोट किए हैं, तो आप इस नोट को अपने कॉपी में उतार लीजिएगा और अच्छी तरह याद कीजिएगा। ठीक है, जितना मैं समझा रहा हूँ उसको भी समझने का कोशिश कीजिएगा और याद कीजिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, जनन किसे कहते हैं? कहिएगा, जीव जिस प्रक्रम के द्वारा अपनी संख्याओं में वृद्धि करता है उसे जनन कहते हैं। जनन का बहुत सिंपल डेफिनेशन है। कहिएगा, जीव जिस प्रक्रम के द्वारा, ठीक है ना, अपनी संख्याओं में वृद्धि करता है उसे ही जनन कहते हैं। ठीक है, उसी प्रोसेस को ही समझिएगा जनन कहते हैं। उनके बाद आता है जनन कितने प्रकार के होते हैं? तो कहिएगा, जनन जीवों में मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। अब आपका यहां से इंपॉर्टेंट प्रश्न शुरू होता है। ठीक है, ये 3 नंबर का जो प्रश्न है आप सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, याद रखिएगा। ठीक है, इसको अच्छी तरह याद कीजिएगा जो मैं टिक कर रहा हूं। ठीक है, अलैंगिक जनन की मुख्य विशेषताएं क्या है? तो कहेंगे अलैंगिक जनन की मुख्य निम्नलिखित विशेषताएं होती है। बहुत सारी इनकी विशेषता है। पहला विशेषता क्या है? इसमें जीवों का सिर्फ एक व्यष्टि भाग लेता है ना। इसमें ये नहीं किया कि जीवों का सभी अंगे भाग लेता है, सिर्फ एक व्यष्टि भाग लेता है। दूसरा, इसमें युग्मक भाग नहीं लेते हैं। युग्मक अर्थात जिसमें शुक्राणु और अंडाणु होते हैं, इसमें युग्मक होता ही नहीं है। युग्मक भाग कैसे लेगा? सिंपल लॉजिक है, इसमें युग्मक भाग नहीं लेता है। युग्मक भाग नहीं लेता है तो आपके लिए एक और प्रश्न इस जगह से याद करने वाला है। जिसमें युग्मक भाग नहीं लेगा उसमें निषेचन की क्रिया आवश्यक नहीं है। निषेचन कैसे होगा? युग्मक भाग लेगा तब ना निषेचन होगा। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें युग्मक भाग नहीं लेता है, ये बात याद रखिएगा। और पूछेगा अलैंगिक जनन की क्या विशेषता है? तो कहिएगा, इसमें समसूत्री या असमसूत्री कोशिका विभाजन होता है। या तो समसूत्री होगा, ठीक है, या असमसूत्री, दोनों में से कोनो होगा, लेकिन कोशिका विभाजन होता है। इसमें कोशिका का विभाजन होता है, याद रखिएगा, लेकिन किस प्रकार का? या समसूत्री होगा या असमसूत्री। अब इसमें निषेचन की जरूरत नहीं पड़ती है। अभी मैंने पहले ही कहा था, जिसमें युग्मक भाग नहीं लेता है उसमें निषेचन की क्या जरूरत? तो इसमें ये चौथा प्रश्न बन गया, इसमें निषेचन की जरूरत नहीं होता है। पांचवी विशेषता है, अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतान आनुवंशिक गुण। देखिए, अलैंगिक जनन के द्वारा जो संतान उत्पन्न होता है उनका आनुवंशिक गुण, इस जगह लिख लीजिएगा, उनका आनुवंशिक गुण जनक के समान होता है। ठीक है, अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतान का आनुवंशिक गुण किनके समान होता है? तो कहिएगा जनक के समान। यानी जिस प्रकार जैसा उनके जनक का गुण है, जो संतान उत्पन्न हुआ है उसका भी गुण उसी के समान होगा, जनक के समान। मान लीजिए एक साथ 13-14 बच्चे संतान हो गए, ठीक है, उस 14 को जो होगा, समझिए 14 का गुण जनक के समान होगा। ठीक है, अब पूछेगा अलैंगिक जनन मुख्य रूप से किसमें होता है? कहिएगा, अलैंगिक जनन निम्न कोटि के पौधे, जंतुओं जिनका शरीर जटिल नहीं होता है उसमें होता है अलैंगिक जनन मुख्य रूप से। अलैंगिक जनन जो होता है निम्न कोटि के पौधे, मतलब छोटे छोटे जो पौधे होते हैं निम्न कोटि के, और किसमें? तो कहिएगा कौन जीव में? तो कहिएगा जिनका शरीर जटिल नहीं होता है, ठीक है ना, उसमें होता है अलैंगिक जनन। सातवां इसकी विशेषता है, अलैंगिक जनन के द्वारा जीव ज्यादा संख्या में एवं जल्दी से जीव संतानों की उत्पत्ति कर सकता है। याद रखिएगा, अलैंगिक जनन के द्वारा जो है ना, जीव संख्या में ज्यादा संतानों की उत्पत्ति कर सकता है और जल्दी से। खास बात है अलैंगिक जनन का कि अलैंगिक जनन जिसमें भी हो रहा है और किसी में लैंगिक जनन हो रहा है। उदाहरण से समझिए, मान लीजिए कि मोनव और एक मान लीजिए अमीबा या पैरामीशियम ले लीजिए, दोनों में जनन की क्रिया होगा, लेकिन जनन की क्रिया तो दोनों में होगा, एक ही समय स्टार्ट होगा। लेकिन याद रखिएगा, अमीबा जितनों में संतान एक उत्पन्न होगा, पैरामीशियम क्या बोलते हैं, मोनव में एक संतान की उत्पत्ति होगा, उतने ही समय में अमीबा में
बहुत सारे संतान की उत्पत्ति हो चुका होगा, क्योंकि उसमें कोशिका का विभाजन होता है। मान लीजिए एक कोशिका 2 में बटा, या हो सकता है उसमें एक कोशिका 3 भागों में बट गया हो, 4 भागों में बट गया हो, और कम ही समय में उसमें प्रोसेस हो जाता है जनन की, जबकि मोनम में बहुत समय लगता है। इस प्रकार से याद रखिएगा, क्योंकि उसमें अलैंगिक हो रहा था, मोनम में लैंगिक जनन होता है। इसलिए लैंगिक जनन में अधिक से अधिक संख्या में संतानों की उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं और न ही जल्दी कर सकते हैं, जबकि इसमें क्या होता है, अलैंगिक में ज़्यादा संख्या में और जल्दी संतान की उत्पत्ति होता है। अब चौथा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार से 3 नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट था, 4 नंबर प्रश्न भी 10वीं इस बार के 2025 के लिए इंपॉर्टेंट है। जीवों में अलैंगिक जनन की विधियों का वर्णन करना। ये प्रश्न हर बार पूछा जाता है, कोई ना कोई विधि तो अवश्य पूछेगा। जीवों में अलैंगिक जनन की 4 विधियाँ होता है मुख्य रूप से, ठीक है ना। या तो विखंडन होगा, मुकुलन होगा, अपखंडन होगा, या पुनर्जनन, या बीजाणु जनन। याद रखिएगा, यही चारों जनन में से कोनो एक आपके एग्जाम में पूछ सकता है, तो ध्यान से इसको याद कीजिएगा। पहला है विखंडन किसे कहेंगे? कहेंगे वैसा विभाजन जिसमें एक वेष्टि खंडित होकर के 2 या 2 से अधिक वेष्टियों का निर्माण करता है, विखंडन कहलाता है। विखंडन भी, इसका भी प्रकार होता है। कहेंगे विखंडन के प्रकार कितने होते हैं, तो दीजिएगा विखंडन 2 प्रकार के होते हैं। इधर देख लीजिए पहले उदाहरण, उसके बाद विखंडन किन किन जीवों में होता है, पहले वो उनका उदाहरण देख लीजिए। एक कोष के जीव जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, जीवाणु, एक कोष के शैवाल, युग्लिनम। याद रखिएगा ये एक कोष के होना चाहिए, उसी में विखंडन होता है, ठीक है। अब वही विखंडन का प्रश्न जो बोले कि प्रकार कितने होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब प्रश्न, याद रखिएगा। कहिएगा विखंडन 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। विखंडन कितने प्रकार के होते हैं, तो कहेंगे विखंडन 2 प्रकार के होते हैं, द्विखंडन या द्विविभाजन, और दूसरा है बहुखंडन या बहुविभाजन। याद कर लीजिएगा, विखंडन 2 प्रकार के होते हैं अच्छी तरह, ठीक है। अब द्विखंडन किसको कहेंगे? कहेंगे वैसे मतलब वैसा विभाजन जिसमें एक वेष्टि खंडित होकर के 2 का निर्माण करता है, यानी 2 वेष्टि का निर्माण करता है। एक वेष्टि होगा वो खंडित हो जाएगा, यानी बट जाएगा, या कहिए कि 2 भागों में बट गया, है ना, बटकर 2 का निर्माण कर लिया। एक है बटकर कितना का निर्माण कर लिया, 2 का, तो वही हो गया द्विखंडन। जैसे किसमें होगा, तो यहाँ पर कुछ उदाहरण है, अपने अपने कॉपी में नोट करके याद कर लीजिएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा यदि इतना मतलब उदाहरण देते रहेंगे, बार बार बोलते रहेंगे तो। शॉर्ट में निकलते हैं। अब आता है बहुखंडन, जो विखंडन का ही एक प्रकार है। कहेंगे बहुखंडन किसका? सिंपल है, बहुखंडन, यही से आंसर आ जाता है। वैसा विभाजन जिसमें एक वेष्टि, बहु का मतलब क्या होता है, अधिक से अधिक, यानी 2 को नहीं, इसमें अधिक का निर्माण होगा, यानी एक वेष्टि खंडित तो होगा लेकिन 2 का नहीं निर्माण होगा, इसमें 2 से अधिक का निर्माण होगा, तो बहुखंडन होगा। समझ गए ना? बहुखंडन का यहाँ से आप आंसर निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। बहुखंडन, द्विखंडन, द्वि का मतलब 2 होता है, उसमें एक वेष्टि खंडित होकर के 2 का निर्माण करेगा। और यहाँ बहु का मतलब होता है अधिक। समझ रहे हैं बात को? बहु का मतलब क्या हो गया, अधिक। खंडन, खंडन का मतलब टुकड़ा, जिसमें एक वेष्टि खंडित होकर के बहुत का निर्माण करता है। इसका मतलब बहुत मतलब क्या, 2 से अधिक का, वो बहुत हो जाता है, तो यही हो जाएगा बहुखंडन। अच्छी तरह इसको याद कर लीजिएगा, इसका कंसेप्ट याद रखिएगा ना, द्विखंडन और बहुखंडन का, आपको परिभाषा याद हो जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग है ये बात कि देखिए बच्चे को यदि ये बात समझ में नहीं आए तो उनको याद करने में बहुत दिक्कत होता है। द्विखंडन, भाई द्वि का मतलब 2 होता है, खंडन का मतलब होता है टुकड़ा या बट जाना। तो जब कोई वेष्टि समझिए 2 भागों में बट जाएगा तो कहेंगे उसमें द्विखंडन हुआ। जब कोई वेष्टि, एक वेष्टि है मानिए, वो खंडित होकर के 2 से अधिक का निर्माण कर रहा है, समझे ना बात को, तो उसको बहुखंडन कह देंगे। बहुत आसान है डेफिनेशन। अब अगला देखिए प्रश्न हम सबका क्या है। ये बहुखंडन के कुछ उदाहरण है प्रतिकूल परिस्थितियों, जैसे कि मान लिया जाए आप ठंडी गर्मी दोनों में रहते हैं, लेकिन पता चले कि आप बहुत ज़्यादा ठंडी में चले गए, आप कभी उतना ज़्यादा ठंडी बर्दाश्त नहीं किए, तो वो आपके लिए प्रतिकूल परिस्थिति हो जाएगा। कुछ जीव ऐसे हैं जो हिमालय में बसते हैं। हमारे भारत देश का यदि बात करते हैं, कुछ जीव कहाँ बसते हैं, जैसे भेड़ सब कहाँ पलता है, तो देखिएगा वो हिमालय सब इलाके की ओर रहता है। वहाँ यदि इसको यहाँ ला लीजिएगा केरल, तमिलनाडु की ओर, तो पता चलेगा वो गर्मी में रह ही नहीं पाएगा, उनको ठंडा वातावरण चाहिए, ठीक है।
तो वही हो गया प्रतिकूल परिस्थिति। उनको कहाँ ठंडी से आप कहाँ ला ले, गर्मी वाला मौसम में, उनकी वह इस मौसम में नहीं ढल पाएगा, उनका मृत्यु हो जाएगा, होता है ना, तो वो प्रतिकूल परिस्थिति हो गया। तो वैसे ही परिस्थितियों में एक कोष के जीव मतलब उनके जीने लायक वातावरण नहीं है, मतलब विपरीत प्रतिकूल है, मतलब विपरीत वातावरण है, तो उस समय एक कोष के जीव जैसे अमीबा पैरामीशियम में या कहिए शैवाल में बहुविभाजन होता है या बहुखंडन होता है, उस समय वह 2 खंडों में नहीं टूटेगा, 2 से अधिक खंडों में टूट जाता है, अधिक खंडों में, याद रखिएगा। मुकुलन, अलैंगिक जनन का ये दूसरा प्रकार है मुकुलन, इसको भी अच्छी तरह याद कीजिएगा। मुकुलन क्या है, तो कहेंगे एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें जनक के शरीर के धरातल पर, मानिए कि एक जनक है, उनका शरीर जैसे धरातल होता है, जैसे ऊपरी सतह मानिए, वहीं पर क्या होता है, एक कलिका फूटने या प्रवर्धन के निकलने के फलस्वरूप संपन्न होता है। वहाँ पर क्या होगा, देखिएगा सतह पर एक कलिका फूटेगा। आपको मैं रुकिए एक फिगर से दिखाता हूँ, एक मिनट। इस चित्र को अच्छी तरह देखिए, ये इष्ट है, इष्ट में मुकुलन होता है, थोड़ा सा गौर से देखिए, ये इष्ट है ना। इसमें खासियत क्या देख रहे हैं आप, देखिएगा इसके धरातल पर, मतलब ऊपरी सतह जो है यहाँ पर देखिए, पहले देखिए 2 गो निकला हुआ था, अब देखिए उसी पर देखिए कितना बाहर उभार निकल रहा है, एक उभार टाइप से निकल रहा है। यही है कि क्या होता है, उसके ऊपरी सतह पर, मतलब उसके शरीर के धरातल में जो कलिका फूटता है, ये देखिए छोटे से कलिका निकल रहा है ना, ये सब देख रहे हैं ना। फिर यही क्या होता है, इससे अलग होकर के नए जीव का उत्पत्ति कर देता है। ठीक है, कहेंगे मुकुलन के द्वारा एक नए जीव का उत्पत्ति हो गया, यही था मुकुलन के द्वारा अलैंगिक जनन। इसमें देखिएगा इसके ऊपरी सतह से ही देखिएगा बड या कलिका का निर्माण होता है, देख रहे हैं ना, ये देखिए हो रहा है, ये जो निकला है ना इसको मुकुल कहते हैं, देखिए नाम लिखा हुआ है ना, इसको मुकुल कहते हैं। यही उभार निकलता है, फिर यही विकसित होकर के, है ना, इससे अलग हो जाएगा और एक नए जीव की उत्पत्ति हो जाता है। इस प्रकार से जनक के शरीर से अलग हो जाएगा टूट के, फिर एक नए जीव की उत्पत्ति हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें याद रखिएगा मुकुलन का यहाँ परिभाषा मैंने लिख दिया है, समय ज़्यादा लग जाएगा इसलिए आप इसको अच्छी तरह से अपने से नोट करके लिख लीजिएगा। उसके बाद ये रहा अपखंडन या पुनर्जनन, इसका भी मैंने डेफिनेशन लिख दिया है, एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। वैसा जनन जिसमें जीवों का शरीर किसी कारण से 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में खंडित हो जाता है। अपखंडन में भी देखिए, अपखंडन, खंडन का मतलब होता है टुकड़ा, कोई कारण हुआ होगा, जीव का शरीर 2 टुकड़ों में बट गया किसी भी कारणवश से, या कहिए किसी ने बांट दिया जानबूझ करके, या वो खुद बट गया हो। जैसे मनवे क्या करता है, कभी कभी किसी जीव को 2 टुकड़ों में बांट देता है और फिर से वो विकसित वैसे पहले के जैसा हो जाता है, तो ये कृत्रिम हो गया। और एक होता है प्रकृति के द्वारा, खुद टूटा हो और 2 भागों में बट के नए जीव का उत्पत्ति कर दिया, फिर से विकसित हो गया, तो वही कहेंगे अपखंडन। सिंपल है, या तो प्राकृतिक रूप से वो बटे या कृत्रिम रूप से बांटा गया हो, दोनों ही प्रकार से। यदि एक जीव 2 भागों में बट गया है, 2 से अधिक भागों में बट गया, तो उसी वही है अपखंडन या पुनर्जनन। यहाँ पर लिख दिया है मैंने डेफिनेशन, अच्छी तरह याद कीजिएगा। ये स्पेरोगायरा जो होता है और प्लेनेरिया, इनके उदाहरण है। अब जनन का, अलैंगिक जनन का अंतिम है प्रकार बीजाणुजनन। यह अलैंगिक जनन का एक विधि है। इसमें एक कोशिकीय कणु, यानी बोलिए कि बीजाणु, एक कोशिकीय कणु मतलब कौन, जैसे उसका बीजाणु होता है ना, के जरिए नए जीव का विकास होता है। बीजाणु के द्वारा मान लिया जाए, बीजाणु क्या होगा, आप जमीन में रोपिएगा, फिर उससे नए पौधे का निर्माण होगा, यही हो गया बीजाणुजनन। उदाहरण राइजोपस। अब देखिए हमारा ये प्रश्न है, पौधों में कायिक प्रवर्धन, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कायिक प्रवर्धन क्या होता है, कायिक का मतलब समझिए पहले। कायिक का मतलब जैसे कि पौधे के कुछ भाग होते हैं, जैसे कि जड़, तना, पत्ती। यदि आप समझिए बातों को, बहुत सारे पौधे आप देखे होंगे कि वह अपने ही जैसे पौधे का निर्माण करता है, लेकिन बीज से न करके वह पत्ती के द्वारा या तनों के द्वारा या जड़ के द्वारा उत्पन्न हो जाता है, तो कहेंगे उसी में कायिक प्रवर्धन हुआ है। यदि कोई पौधा का निर्माण जड़ से होता है या पत्ती से होता है या तनों से होता है, तो उसमें कहेंगे कायिक प्रवर्धन हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, कायिक प्रवर्धन का मतलब हो गया या तो जड़ से होगा या तनों से होगा या पत्ती से होगा। अब आलू जैसे देखे होंगे, आलू का खेती करता होगा, तो वो जो है ना, आप क्या करते हैं आलू की खेती के लिए, एक आलू लाते हैं, है ना,
आलू को काट काट के जहाँ जहाँ उसमें छोटा छोटा अथी होता है आँख जैसा रचना, जिसको मतलब नाम भूल गया, थोड़ा सा रुकिए 1 मिनट। ये देखिए आलू में ये जो आँख जैसा कुछ गड्ढे जैसा रचना होगा, लगेगा आँख जैसा, उसी से जो है ना नए पौधे का निर्माण हो जाता है। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, चूँकि इसका बीज तो नहीं लगाया है, आलू को ही लगा दिए, काट काट के लगा, जहाँ जहाँ आँख होगा उसको काट काट के अच्छी तरह लगा दीजिएगा ना, उससे पौधा निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। ये जो ब्रायोफिल्म देख रहे हैं, ये एक पत्ती है ना। ब्रायोफिल्म का एक पौधा होता है, जो ये पौधा कैसे होता है, पत्ती टूट करके किसी नम जगह पर गिरता है, मान लिया जहाँ पर नमी हो, छाँव हो, वहाँ पर गिर गया, और उसी पत्ती से जड़ तना निकलना शुरू हो जाता है, फिर पौधे बन करके तैयार हो जाता है वही। ठीक है। ये देखिए मैंने डेफिनेशन यहाँ पर लिख दिया है। कहेंगे जनन की वह प्रक्रिया जिसमें पादप का शरीर का, है ना, पादप के शरीर का कोई कायिक या वर्धी भाग, कायिक भाग बोलिए या वर्धी भाग, जैसे मैं क्या बोले, कायिक भाग या वर्धी भाग किसको कहते हैं, तो बोलिएगा जड़ तना या पत्ती को ही कायिक या वर्धी भाग बोलते हैं पौधे का। ठीक है ना। पौधे का कायिक या वर्धी भाग कौन होता है, तो कहिएगा जड़, तना या पत्ती। ठीक है। उनसे अलग होकर और परिवर्धित होकर नए पौधे का निर्माण करता है, उसे कायिक परिवर्धन कहते हैं। तो उदाहरण में लिख लीजिएगा, आलू, ब्रायोफिल्म, मनी प्लांट, ये सब ऐसे हैं जो पौधे से अलग होकर के इन्हीं से एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। अब आता है लैंगिक जनन किसे कहते हैं, कहिएगा जनन की वह विधि जिसमें 2 भिन्न लिंग अर्थात नर और मादा भाग लेते हैं, लैंगिक जनन कहलाता है। लैंगिक जनन में नर और मादा भाग लेते हैं, बिना नर और मादा के भाग लिए लैंगिक जनन नहीं हो सकता है, यानी इसमें युग्मक भाग लेते हैं, इसमें निषेचन का क्रिया होता है। ठीक है। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसकी विशेषता यदि पूछेगा तो कहेंगे इसमें लैंगिक जनन की क्या विशेषता होगा, कहेंगे इसमें नर और मादा भाग लेते हैं, अर्थात शुक्राणु और अंडाणु, इसमें युग्मक का अभाव नहीं होता है, इसमें अर्थात इसमें युग्मक होता है। और तीसरी विशेषता क्या बोलेंगे, इसमें निषेचन का क्रिया होता है, उसके बाद संतान की उत्पत्ति होता है। ये सभी इनकी विशेषता हो जाएगा, लिख लीजिएगा। ये जो नोट है आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है ना। नर में नर युग्मक होता है जिसमें शुक्राणु या स्पर्म कहिए होता है, इंग्लिश में स्पर्म कहते हैं। ठीक है। याद रखिएगा, कोई नर है तो नर में कौन सा युग्मक पाया जाएगा, कहेंगे नर में नर युग्मक होता है, और नर युग्मक है तो उसमें क्या होता है, तो कहेंगे शुक्राणु। नर युग्मक में क्या होता है, शुक्राणु, जिसको इंग्लिश में स्पर्म कहते हैं। वहीं मादा में मादा युग्मक होता है, मादा मतलब स्त्री समझिए, मादा में मादा युग्मक होता है जिसमें क्या होता है, अंडाणु। ठीक है, जिसको इंग्लिश में ओवम कहते हैं। अब उसके बाद लैंगिक जनन में कहता है कि 2 मुख्य क्रियाएं होती है। समझिए बात को, लैंगिक जनन हो रहा है तो 2 क्रिया होगा। पहली क्रिया क्या होता है, इसमें युग्मक का निर्माण, पहले युग्मक का निर्माण होगा, जैसे कि नर युग्मक और मादा युग्मक। ठीक है ना। मतलब युग्मक का निर्माण होगा, नर में नर का, मादा में मादा का, शुक्राणु अंडाणु जैसे बनेगा तब ना होगा, ऐसे थोड़ी है, नहीं बनेगा थोड़ी होगा, जनन का क्रिया नहीं हो सकता है। दूसरी, नर युग्मक का और मादा युग्मक का संकलन, दूसरा स्टेप क्या होगा, इसमें नर और मादा युग्मक का संकलन होता है। ठीक है। अब एक प्रश्न आप सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा, निषेचन किसे कहते हैं। ठीक है ना। बहुत आसान प्रश्न है, जब तक निषेचन नहीं होगा तब तक लैंगिक जनन संपन्न नहीं होता, याद रखिएगा। शुक्राणु अंडाणु भाग लेकर के निषेचन की क्रिया करता है, तब जाकर के संतान बनना शुरू होता है। ठीक है। निषेचन किसे कहते हैं, कहिएगा नर युग्मक अर्थात अंडाणु मतलब शुक्राणु, नर युग्मक अर्थात क्या, शुक्राणु का मादा युग्मक अर्थात अंडाणु से संगलन या संयुग्मन होता है, जिसे निषेचन कहते हैं। जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलग्न करेगा, ठीक है ना, तो वैसे ही क्रिया को क्या कहेंगे, निषेचन। जब दोनों आपस में संलग्न करेगा तो उसको क्या कहेंगे, निषेचन। अब लिंग के आधार पर जीव को कितने वर्गों में बांटा गया, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी यदि हो सकता है एग्जाम में पूछ दे, इसलिए मैंने आपको थोड़ा समझाने के लिए यहाँ पर लिख दिया है। लिंग के आधार पर जीव 2 वर्गों में बांटा गया है, एक लिंगी, द्विलिंगी। एक लिंगी
एकलिंगी क्या होगा, जैसे कि मौनव देखिए एकलिंगी होता है, पुरुष है तो पुरुष में नरयुग्मक, मदा है तो मदालिंग होता है, ठीक है, इसीलिए ये एकलिंगी होगा। मेढक देख लीजिए, कुत्ता बिल्ली ये सब एकलिंगी होते हैं, क्योंकि इसमें युग्मक अलग अलग पाए जाते हैं, नर युग्मक अलग होता है, मादा युग्मक अलग में होता है, यानी कि एक के शरीर में नर और मादा दोनों युग्मक होता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों एक ही में हो तो उसको द्विलिंगी कहेंगे, अर्थात उभयलिंगी। मौनव में भी बहुत सारे मौनव, मतलब बहुत सारे नहीं के, बहुत कम मौनव उभयलिंगी होते हैं, लेकिन मौनव एकलिंगी होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। रेयर केस में वो उभयलिंगी होते हैं या द्विलिंगी कहिए। ये देखिए पपीता देख लीजिए, तरबूज, मनुष्य, घोड़ा, बंदर, मोर, मछली, बहुत सारे जीव हैं जो एकलिंगी होते हैं। ये कुछ उदाहरण है ना, नोट कर लीजिएगा। द्विलिंगी जिसमें नर एवं मादा लिंग एक ही व्यष्टि में होते हैं, ठीक है ना। द्विलिंगी किसको कहिएगा, जिसमें नर और मादा लिंग क्या होगा, एक ही में, वही होगा द्विलिंगी। उसके बाद है इसका उदाहरण, जैसे सरसों, गुड़हल, केचुआ, कृमि, हाइड्रा, ये सब द्विलिंगी होते हैं। अब आज का अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट होगा आप सभी के लिए, इसको अच्छी तरह से बार बार पढ़िएगा, है ना, तो आपके लिए ही फायदेमंद रहेगा, क्योंकि एग्जाम में इससे प्रश्न नहीं आए ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है। 100 में 100% आएगा इससे प्रश्न, इसलिए आप सभी इसको अच्छी तरह याद कीजिएगा। या तो सब्जेक्टिव आए या ऑब्जेक्टिव आए, ध्यान रखिएगा, दोनों में से कोनो प्रश्न नहीं आए ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक। पुष्पी पादुकों में लैंगिक जनन, एक प्रारूपी फूल है तो उनमें 4 पुष्पपत्र होते हैं, जैसे बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जयंग। जबकि ये दोनों जो है ना, बाह्य दलपुंज और दलपुंज, ये केवल सहायक अंग होते हैं। सहायक अंग मतलब कि देखिएगा, पुष्प का सबसे बाहरी भाग जो हरे रंग का होता है उसे बाह्य दलपुंज कहेंगे, ठीक है। वही दलपुंज अलग अलग प्रकार का देखिएगा, पुष्प में कलर होता है, कभी लाल, गुलाबी, पीली, जो भी हो वही है दलपुंज, इसका कलर अलग अलग होता है, लेकिन बाह्य दलपुंज हरे रंग का होता है। अब पुमंग और जयंग को समझिए, पुमंग जो है और जयंग ये है वास्तविक मतलब आवश्यक अंग, यही जनन में भाग लेता है, याद रखिएगा। पुष्पी पादप में जनन में कौन भाग लेगा, तो पुमंग और जयंग, ये इंपॉर्टेंट है। पुमंग यह पुष्प का नर भाग है, कोई पूछेगा यह पुष्प का कौन भाग है, नर भाग, जो पुष्पासन से जुड़ा रहता है। पूछेगा ये किससे जुड़ा रहता है, तो बोल दीजिएगा पुष्पासन से। अब इसी से क्या होता है, इससे कई लंबी रचनाएं निकली होती है, पुमंग से कई लंबाई रचनाएं निकली रहता है, जिसे पुकेसर कहते हैं। वास्तव में ना पुकेसर पुष्प का नर भाग होता है, लेकिन पुष्प का नर भाग यदि कहेगा तो आप कहिएगा पुमंग, यदि वास्तविक पूछेगा तो पुकेसर कहिएगा। ऑब्जेक्टिव यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं कीजिएगा, पुष्प का नर भाग यदि पूछे तो पुमंग कहिएगा। यदि प्रश्न ऐसे आए कि पुष्प का वास्तविक नर भाग किसे कहते हैं, तब पुकेसर में टिक कीजिएगा। इसको बार बार सुनिएगा और याद कीजिएगा तो याद हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, पुकेसर पुष्प का वास्तविक नर भाग होता है, ठीक है। प्रत्येक पुकेसर के 2 मुख्य भाग होते हैं, पुकेसर को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक तंतु होता है, दूसरा परागकोश होता है। तंतु लचीला, पतला, लंबा, डोरे के समान होता है, ठीक है। और उसके ऊपर पे देखिएगा, आप एक पुष्प को लीजिएगा ना, उसके ऊपर पे देखिएगा कुछ मतलब क्या बोलते हैं, उसके ऊपर में तंतु के ऊपर में देखिएगा उपस्थित रहता है, जिसको हम परागकोश कहते हैं। एक मोटा टाइप से रहेगा, मतलब गोल टाइप से, वही होता है परागकोश, ठीक है ना। तंतु के अग्रभाग पर जो उपस्थित होगा। परागकोश से परागकण निकलते हैं जो पीला पाउडर की तरह होता है। जब आप पुष्प को छुइएगा ना, आपके हाथों में पीला टाइप से देखिएगा पाउडर सट जाएगा, वही है परागकण। वो किससे निकलता है, तो परागकण से। ध्यान दीजिएगा, परागकण से परागकोश से परागकण निकलता है, वो हल्के पीले रंग का होता है। जब आप उसको छुइएगा ना, तो पुष्प को आप ऐसे छूते होंगे ना, ऐसे करके जैसे छूते होंगे, आपके हाथों में पाउडर की तरह देखिए कुछ सट जाएगा, वही है परागकण, ठीक। अब आता है थोड़ा सा जंग के बारे में समझ लेते हैं। यह पुष्प का मादा भाग है, ठीक है।
या एक से अधिक स्त्री केसर का बना होता है। ध्यान दीजिएगा, यह स्त्री केसर का बना होता है। अब प्रत्येक स्त्री केसर कितने भागों में बटा होता है, तो कहेंगे 3 भागों में, अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र। इसको याद कर लीजिएगा, स्त्री केसर को क्या भागों में बांटे, तो कहिएगा 3 भागों में, अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र। ठीक, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए मैं तेज़ी से इसको खींच रहा हूँ। आप सभी इसको नोट करके अच्छा तरह याद कीजिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए समय अभी बहुत आवश्यक है। ठीक है ना। अंडाशय या स्त्री केसर का आधारीय भाग है, यानी स्त्री केसर का जो आधारीय भाग सबसे नीचे वाला भाग होगा ना, उसी को कहिएगा अंडाशय, जो पुष्पासन से जुड़ा होता है। ठीक, अंडाशय के भीतर में ना बीजांड होता है, जिसमें अंडोणु पाया जाता है। याद रखिएगा, अंडाशय के भीतर में पूछेगा क्या होता है, तो कहिएगा बीजांड। उसमें क्या होता है बीजांड में, तो कहिएगा अंडोणु। बीजांड में अंडोणु होता है। वर्तिका, अंडाशय से लंबी एवं पतली जैसी रचना निकलती है, जिसे वर्तिका कहते हैं। अब वर्तिकाग्र देख लीजिए। वर्तिका के शिखर पर, जिस प्रकार से तंतु के शिखर पर परागकोश रहता है, उसी प्रकार से वर्तिका के शिखर पर वर्तिकाग्र होता है, उसी प्रकार से। ठीक है ना। लेकिन ये पतला और छोटा होता है, ध्यान दीजिएगा। अब बीजांड, अभी तो बताए थे, बीजांड के भीतर भ्रूणकोश होता है। बीजांड के भीतर भ्रूणकोश होता है, जिसमें मादा युग्मक अर्थात अंडाणु होता है। भ्रूणकोश में अंडाणु होता है। देखिए, बीजांड जो था अंडाशय में था, अब बीजांड के भीतर भ्रूणकोश होता है, उसमें अंडाणु होता है, भ्रूणकोश में। अब आगे बढ़ते हैं। परागन, अब परागन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी के लिए एग्जाम में। ठीक है ना। परागन, परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प या उस पुष्प जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागन कहते हैं। यहाँ पर समझने योग्य बात है, आप समझिएगा परागन किसको कहेंगे। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको समझाया था कि परागकोश में परागकण होता है और वही निकलता है उससे। तो मानिए कि परागकोश से परागकण निकला, एक पुष्पीय पादप है, पौधा है, उसमें परागकोश में परागकण है, उससे निकला। उसी पौधे के, यदि पौधे के वर्तिकाग्र पर गया, पौधा का पुष्प जो होता है उसमें वर्तिकाग्र होगा, उस पर गया, परागकोश से निकलकर परागकण कहाँ पर गया, वर्तिकाग्र पर। यही यहाँ से जो वहाँ गया ना, इसी को कहते हैं परागन, और कोई बात नहीं है। परागन क्या है, सिंपल है, परागकोश से परागकण निकलेगा और वर्तिकाग्र तक पहुँचेगा, इसी को कहेंगे परागन। परागन 2 प्रकार के होते हैं, स्वपरागन, परपरागन। स्वपरागन किसको कहेंगे, ध्यान से सुनो। जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प या उसी पौधे के अन्य पुष्प, मानिए एक पुष्प का पौधा है ना, परागकण जो है ना परागकोश से निकल करके उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गया, या उस पौधा के कोई अन्य पुष्प पर। मान लीजिए वो पौधा था, उसमें एक पौधा में एक ही फूल थोड़ी खिलते हैं, बहुत सारे फूल खिलते हैं, तो एक ही पौधा में बहुत सारे फूल हैं। अब उसी पुष्प पर उस मान लीजिए जिस पुष्प से निकला उसमें ना जाकर के उसी पौधा के किसी दूसरे पुष्प में चला गया, ठीक है, वर्तिकाग्र तक पहुंच गया, इसको कहेंगे स्वपरागन। क्योंकि वो एक ही पौधा पर गया है, दूसरे पौधा पर थोड़ी गया था, दूसरे पौधा के वर्तिकाग्र पर थोड़ी गया है, एक ही पौधा के वर्तिकाग्र पर गया है, तो स्वपरागन हुआ। अब क्या देखते होंगे कभी कभी परपरागन कैसे होता है। तो मान लीजिए यहाँ पर एक पुष्प का पादप है, कुछ दूरी पर दूसरा पुष्प का पादप है। अब क्या हुआ, इस पुष्प के मतलब इस पुष्प के फूल जो है उसमें परागकोश में परागकण जो है वो निकला, लेकिन इस पुष्प के वर्तिकाग्र पर न गिर करके वो कहाँ चला गया, दूसरे पौधा जो इसी प्रकार का है उसके वर्तिकाग्र पर, तो परपरागन हो जाएगा। स्वपरागन और परपरागन में थोड़ा सा ही अंतर है। स्वपरागन तब होगा जब परागकण एक ही पौधा के पुष्प में जाएगा, दूसरा पौधा के पुष्प पर नहीं जाना चाहिए, है ना, एक ही पौधा में होना चाहिए घटना कि परागकोश से परागकण निकला और वर्तिकाग्र पर गया, ठीक है, ये हो जाएगा स्वपरागन, मतलब एक ही पुष्प पर होगा तब। अब वहीं यदि एक पुष्प से निकला और दूसरे पुष्प के पौधा पर चला गया, ये सब परपरागन होता कैसे है समझिए। कभी कभी जैसे आंधी तूफान आता है,
उसके जरिए, या मधुमक्खी सब जैसे देखते होंगे बैठता होगा यहाँ, मौनक भी हाथ के जरिए जैसे घसीटते जाता है तो उस समय भी परपरागण हो जाता है। क्या करता है वो, एक पौधा के पुष्प को ऐसे हाथ से घस लेता है, दूसरे पौधा के वर्तिकाग्र पर जाकर उसका हाथ टच हो जाता है, तो वहाँ हो जाएगा परपरागण। ठीक है, स्वपरागण परपरागण अच्छी तरह याद करिएगा। परागण कुछ भारी घटना है नहीं, सिंपल परागण क्या है, परागण का घटना को यदि आप समझ गए ना आपको याद हो जाएगा। परागकोश से परागकण निकलेगा और वर्तिकाग्र पर जाएगा, ये परागण हो गया। स्वपरागण किसको कहेंगे, यदि एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो ये हो जाएगा स्वपरागण। अब वहीं परपरागण क्या होगा, जब एक ही पुष्प के परागकण दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं उसे परपरागण कहेंगे। अच्छी तरह इसको याद कीजिएगा, ये सभी आपके लिए जो मैंने बोला इम्पोर्टेंट प्रश्न वास्तव में इम्पोर्टेंट है, मजाक में बात को नहीं लीजिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा।